हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन और हम करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर चुके थे। काफ़ी क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे, काफ़ी टॉपिक्स को हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया था। क्वेश्चन आंसर करते करते काफ़ी चीज़ें हमने समझ ली थी। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था अपना। एक एल्कीन है जिसमें 3 CC बॉन्ड है, 8 CH बॉन्ड है और 1 CC पाई बॉन्ड है। तो उसमें जो ए मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसको जब हम ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है जिसका मॉलिक्यूलर मास है 44U। तो वो कंपाउंड क्या है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था, तो वो हम कर चुके थे। जैसे हमने इसको समझ लिया था। आगे इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है कि प्रोपेनल एंड पेंटेन 3 आर द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एल्कीन। यानी कि किसी एल्कीन का हमने ओजोनोलिसिस किया, एक एल्कीन हमारे पास है, ठीक, इसका हमने ओजोनोलिसिस करा, हमें क्या मिला, प्रोपेनल प्लस पेंटेन 3 मिला। पेंटेन 3 हमें मिला। तो हमें बताना है ये जो एल्कीन है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जो एल्कीन है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें बताना है। तो जैसे कि आप जानते हैं इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो हम अपने पहले जो लेक्चर हमने किए हैं वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन हम कर चुके। कम से कम 2-3 क्वेश्चन जो है इस टाइप के हमने किए थे, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसे आप खुद से कर लेंगे ये क्वेश्चन। अब आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे आगे और क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट केमिकल रिएक्शन फॉर कंबशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। अच्छा, कुछ हाइड्रोकार्बन यहाँ पर दिए गए हैं जिनका हमें क्या करना है, कंबशन रिएक्शन लिखना है। पहला यहाँ पर दिया गया है ब्यूटेन, के बाद यहाँ पर सेकंड है पेंटीन, पेंटीन, थर्ड है हेक्साइन और फोर्थ है टॉलुइन, टॉलिन। तो ये 4 हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हमें क्या लिखना है, केमिकल इक्वेशन फॉर कंबशन। क्या लिखना है, केमिकल इक्वेशन फॉर कंबशन रिएक्शन। क्या लिखना है हमें, इनका केमिकल इक्वेशन लिखना है कंबशन के लिए, कि जब ये दहन करते हैं, कंबशन करते हैं, तो क्या इनकी केमिकल रिएक्शन बनेगी। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अच्छा चलिए, तो फर्स्ट वाला करते हैं। पहला है ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन हम जानते हैं कंबशन कौन सी रिएक्शन होती है, कंबशन। और जब हम करते हैं तो किसके साथ करते हैं, तो जो हमारा मॉलिक्यूल या कंपाउंड हमें दिया गया है उसके किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ ही तो होगा ना कंबशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा, बिना ऑक्सीजन के तो कंबशन होता नहीं है। ठीक, तो क्या बनता है, CO2 बनता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी कि वाटर प्लस हीट। तो ये 3 चीजें यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं। चलिए, तो पहला है हमारे पास ब्यूटेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला हम लिख लेंगे, हो गया ब्यूटेन, यानी कि C4H10। क्या लिख सकते हैं हम ब्यूटेन को, C4H10। यही तो होता है C4H10। डालते कैसे, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये क्या होता है हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। हम कार्बन, ब्यूटेन है, ब्यूट कहा गया है ना, और एल्केन की बात हो रही है, तो ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। कार्बन की संख्या कितनी होगी, ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन। ठीक, तो C4 होगा तो H अपने आप ही क्या आ जाएगा, 4 × 2 = 8 + 2 = 10।
तो यहाँ पर आराम से हम निकाल सकते हैं कोई भी हाइड्रोकार्बन जनरल फॉर्मूले से। या अगर हमारे पास पेंटेन दिया होता, हेक्सेन होता, ऑक्टेन होता या हेप्टेन, नोनेन, डेकेन, ये कुछ भी होता तो हम आराम से निकाल देते। बस हमें पता होना चाहिए कि मेथ मतलब 1, एथ मतलब 2, प्रॉप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4, तो ये हमें पता होना चाहिए। एन की वैल्यू हम रख के आराम से जो है जनरल फॉर्मूला से हम कोई भी एल्केन बना सकते हैं या एल्कीन एल्काइन हम बना सकते हैं। चलिए, ये तो रही कॉमन बात जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी पढ़ चुके थे। ठीक, चलिए अब इसका कंबशन कराएंगे किसके साथ? O2 के साथ O2 के साथ। अच्छा, इसको ऐसे ना लिख करके डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? C4H10 लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, चल प्लस O2 गिव्स क्या देगा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट। ठीक, CO2 प्लस H2O प्लस हीट हो गई। अब यहाँ पर कमी क्या है बताइए, क्या कमी है? ये हमने कहा जब हम कंबशन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास CO2 H2O और हीट यहाँ पर निकलेगी। ठीक, रिएक्शन हमने लिख दी। अब इस रिएक्शन में कुछ कमी है क्या? सोचिए, बताइए। ये रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। चलिए करते हैं, हाइड्रोजन से शुरुआत करते हैं। देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 10 है और यहाँ पर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। ठीक, कार्बन यहाँ पर 4 है, कार्बन यहाँ पर 1 ही है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 1 3 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर किस तरीके से हम इसको बैलेंस करेंगे? अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, देखो 10 टू जा 20 हाइड्रोजन, 10 टू जा 20 हाइड्रोजन यहाँ पर भी। ठीक, अब कार्बन देखो यहाँ पर कितने कार्बन है? 4 टू जा 8 कार्बन यहाँ पर हो गए, यहाँ पर सिर्फ 1 ही कार्बन है, तो ये हो गया हमारा कार्बन भी बैलेंस। 8 कार्बन यहाँ पर है, कार्बन यहाँ पर है, 20 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 20 हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब ऑक्सीजन कैलकुलेट करते हैं तो 8 टू जा 16 और 10 कितनी हो गई यहाँ पे टोटल? देखो 16 ऑक्सीजन ये हो गई और 10 ऑक्सीजन ये हो गई, टोटल कितनी हो गई? 26 ऑक्सीजन हो गई। तो यहाँ पर भी हमें 26 ऑक्सीजन करनी है, तो कैसे होगा 26? देखो 2 ही ऑक्सीजन है ना, अगर हम यहाँ पर 13 कर दें तो हो जाएगा 26, हो जाएगा 26। हो गई हमारा रिएक्शन इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई, बिल्कुल हो गई है बैलेंस। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन कितने हैं? 8 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 20 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 26 ऑक्सीजन है। ठीक, वैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो कार्बन कितने हैं? 8 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 20 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 26 ऑक्सीजन है। तो बराबर है दोनों जगह, बैलेंस सही कर लिया हमने, बिल्कुल सही बैलेंस कर लिया है। ठीक, चलो इसको अब आप नोट करो। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट करें अगर हम, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? सेकंड है हमारे पास पेंटीन। तो पेंटीन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्कीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। यही तो होता है एल्कीन के लिए फॉर्मूला, सिंपल सा। तो सी कितने हैं यहाँ पर? पेंटीन की बात हो रही है ना, पेंटीन यानी कि सी कितने होंगे? 5 होंगे, पेंट यानी कि 5, क्योंकि एन कितना होगा? 5 होगा। ठीक, तो हाइड्रोजन अपने आप ही कितना आ जाएगा? 5 टू जा 10, 10 हाइड्रोजन, C5H10 हो गया हमारा पेंटीन। इसका भी सेम हम ये कराएंगे, यहाँ पर आएगा O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस हीट। चलो अब पेंटीन वाला करते हैं। पेंटीन फर्स्ट वाला आप लोगों ने नोट कर दिया होगा, वैसे ही हमें सेकंड वाला भी करना है। सेकंड में क्या है हमारे पास? पेंटीन है। अच्छा, पेंटीन का हमने क्या कहा? CnH2n, ये हमारा एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है, इससे हम कोई भी एल्कीन बना सकते। ठीक, तो ये क्या आ गया हमारा? C5H10 प्लस कंबशन हम कराएंगे O2 गिव्स O2 प्लस H2O प्लस
हीट। अब इसको हम बैलेंस कराते हैं। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 10, हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग करना। ठीक, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो 10 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर कितने हो गए 10 है, यानी कि 10 टू द 20 यहाँ पर हो गए, तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे। देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए दोनों जगह, 10 टू द 20 हाइड्रोजन, 10 टू द 20 हाइड्रोजन। ठीक, अब कार्बन देखो 5 टू द 10 कार्बन, यहाँ पर कितने हैं 10 कार्बन है, तो यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे 10 कार्बन आ जाएंगे, आ गए। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 10 टू द 20 प्लस 10 30 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने हैं 2 ही ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस करना है। यहाँ पर तो 30 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कैसे बैलेंस होगा ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 टू जा 30 ऑक्सीजन। देखो कार्बन कितने होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं। देखो कार्बन कितने हैं यहाँ पर 10 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 20 हाइड्रोजन है, 30 यहाँ पर ऑक्सीजन है। कैसे हुए ये हमने यहाँ पर हमने बैलेंस किया। यहाँ पर हम कैलकुलेट करें हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन को, यहाँ पर कार्बन कितने हैं 10 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 10 टू द 20 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितने हैं 10 टू द 20 प्लस 10 यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर 10 यानी कि O2 है ना, ये 10 इधर है, यानी कि 10 टू द 20 प्लस ये ऑक्सीजन क्या है 10 है ना यहाँ पर आगे, तो 10 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, कितने हो गए 30 ऑक्सीजन हो गए टोटल। सेम आ गया 10 20 30 20 30। इस तरीके से हम ये क्या करेंगे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक, इसको आप नोट कर लो। फिर अगला है हमारे पास हेक्साइन। थर्ड क्या है हमारे पास हेक्साइन। अब हेक्साइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ये हमारा एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला, सॉरी CnH2n -2 ये हमारा एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक, अब N की वैल्यू कितनी है, हेक्साइन हेक्स यानी कि कितने 6, यानी कि कार्बन कितने हैं 6, तो हाइड्रोजन कितने होंगे 6 12 -2 10 C6H10 प्लस O2 गिव्स क्या मिलेगा हमें CO2, जब कंबशन होगा तो क्या मिलता है CO2 प्लस H2O प्लस हीट। अब ये आप खुद से बैलेंस करेंगे। अगला फोर्थ है हमारा टॉल्यूइन। टॉल्यूइन क्या होता है CH3, ये स्ट्रक्चर होता है टॉल्यूइन का, प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस हीट। ये हो गए हमारे चारों, हमने कर लिए ब्यूटेन, पेंटीन, हेक्साइन और टॉल्यूइन। अच्छा, अब ये दो रिएक्शन थर्ड वाला फोर्थ वाला आप खुद से बैलेंस करेंगे। चलिए चेक कीजिए आपको कितना समझ में आया क्वेश्चन, कितना नहीं आया, उसके बाद जो है अगर नहीं होगा तो मैं इसे आपको अभी कराती हूँ। चलिए, तो आपने ये कर लिया होगा, देख लेते हैं इसको एक बार। चलो यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 10, यहाँ पर हमने ले लिए 10 हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ पर हो गए 10 टू द 20 हाइड्रोजन, 20 हाइड्रोजन, यहाँ पर 10 ही है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 20 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया दोनों साइड, बिल्कुल हो गया। अब कार्बन देखो यहाँ पर कितने हैं 6 टू 12 कार्बन, 12 कार्बन है, यहाँ पर क्या है एक भी कार्बन नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 कार्बन हो गए, हो गए, ठीक है हो गए। अब ऑक्सीजन को काउंट करो, ऑक्सीजन कितने हो गए 12 टू 24 और 10 34 ऑक्सीजन, 34 ऑक्सीजन। तो कैसे होगा 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 17, यहाँ पर हो गए ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, बैलेंस आराम से हो गए। ठीक, चल अगला वाला देखते हैं। ऐसे ही किया होगा आप लोगों ने, करेक्ट है तो आप करेक्शन कर लो अगर आपने कहीं पर गलत किया है, और कहीं पर समझ नहीं आया है तो आप अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे देखें। अगला टॉलिन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 7 कार्बन एटम। अब हाइड्रोजन हम काउंट करें तो यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन तो ये है, एक एक बॉन्ड है तो यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन तो होगा। कितने हाइड्रोजन हो गए 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन होगा, यानी कि 4 2 जा 8 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन की बारी आई तो 7 2 जा 14 ऑक्सीजन यहाँ पर है, प्लस 4 18 ऑक्सीजन, यहाँ पर आ जाएगा 9 9 2 जा 18 ऑक्सीजन। ठीक, तो ये हो गए बैलेंस, यहाँ पे 9 यहाँ पे 7 यहाँ पर
4, यहाँ पर 2, 17, 12, 10 हो गया बैलेंस में आया। कैसे बैलेंस हुआ, कैसे हमने बैलेंस किया, चलो इसको अब आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखो, वाई इज बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल दो इट कंटेन्स डबल बॉन्ड। क्वेश्चन हम यहां पर लिख लेते हैं, वाई इज बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली stable, extraordinarily stable, though it contains, क्या होता है, it contains 3 double bond, 3 double bonds, में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली क्यों स्टेबल होता है, क्यों इतना ज्यादा स्टेबल ये होता है, क्यों होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, देख रहे हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। पहला पॉइंट है यहां पर डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते रहते हैं, डीलोकलाइज करते रहते हैं। ठीक, तो यहीं पर ही पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वाला बॉन्ड अब हम देख रहे हैं वो यहां पर अगर जाता है, ये यहां पर जाता है, ये यहां पर जाता है, कुछ इस तरीके से भी इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक, और बनता कैसे है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी कहते हैं इस तरीके से। यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, रेजोनेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेजोनेंस कहा जाता है। जिससे कि हम क्या पता, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, इसी को क्या कहा जाता है, रेजोनेंस कहा जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से क्या है, वो ज्यादा स्टेबल है। अगले फैक्टर की बात करें वो है हमारा एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिसिटी का मतलब ये है कि ये जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है, एरोमेटिक है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ये इसमें डबल बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेशन है, यानी कि डबल बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेशन में। दूसरी चीज ये क्या है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है सब में। ठीक, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और अगली चीज जो है इसमें वो है कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि हकेल्स रूल को फॉलो करता है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। इसीलिए ये सारे पॉइंट है जिस वजह से जो बेंजीन है हमारा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड्स है वो क्या है, स्टेबल है। ठीक, 3 बॉन्ड होने के बावजूद भी वो क्या है, स्टेबल है। और चौथा अगर हम पॉइंट लिखे यहां पर वो है रेड्यूस्ड रिएक्टिविटी, रेड्यूस्ड रिएक्टिविटी, यानी कि 3 बॉन्ड होने के बाद भी, 3 बॉन्ड होने के बाद भी ये उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। जबकि इसे क्या होना चाहिए था, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था, लेकिन एरोमेटिसिटी की वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। जबकि ये क्या देता है, जबकि इसे एडिशन रिएक्शन शो करनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। ठीक, जबकि इसे क्या करना चाहिए, एडिशन रिएक्शन करना, एडिशन भी करता है, लेकिन जब एडिशन रिएक्शन करता है तो ये अपना एरोमेटिक कैरेक्टर खो देता है। लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है तो इसका एरोमेटिक नेचर बना रहता है। ठीक, ये कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से हम बताते हैं कि जो बेंजीन है हमारा वो क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली स्टेबल होता है।
ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, जिससे कि आप डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड दिखा करके इसे आप अच्छे से शो कर सकते हैं। ये तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, तो इसे अब आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। अब किसी सिस्टम को एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्वेश्चन यही है ना, व्हाट आर द कंडीशंस। क्वेश्चन है यहां पर लिखा हुआ, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। कि किसी सिस्टम को एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक, अच्छा ये टॉपिक जो है हम कई बार पढ़ चुके हैं। एरोमेटिसिटी भी हमने चैप्टर में जब पढ़ा था तो हमने इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया था, तो आपको ये थोड़ा बहुत तो ध्यान होगा, बाकी जो है अब आपको ध्यान आ जाएगा। तो 3 नेसेसरी कंडीशन चाहिए। पहली नेसेसरी कंडीशन है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ठीक, जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर, शुड बी प्लेनर। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ठीक, अच्छा दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि वहां पर क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। प्लेनर होना चाहिए, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होनी चाहिए। कॉन्जुगेशन वहां पर होना चाहिए, अच्छा खासा कॉन्जुगेशन होना चाहिए। नंबर थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, जो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, हकल्स रूल, इसको फॉलो करना चाहिए। अब हकल रूल्स, जहां पर n की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी इंटीजर 0, 1, 2, 3 या कुछ भी हो सकती है। ठीक, अगर n की वैल्यू 0 होगी तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बनेंगे, देखो 4 0 0 +2 यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, ठीक, अगर n की वैल्यू 1 है तो कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू 2 है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू 3 है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है, ये 3 जो रूल हमने यहाँ पर लिखे हैं, इसको जो है कोई भी कंपाउंड फॉलो करेगा तो वो कैसा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। या हम कह सकते हैं ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन है एरोमेटिसिटी के लिए। ठीक, कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक है, सॉरी एरोमेटिक है अगर कोई भी कंपाउंड, तो उसके लिए ये कंडीशन नेसेसरी है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, वहां पर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और तीसरा वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए, यानी कि हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक, और जहां पर n की वैल्यू क्या हो, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, और ये हमारे आएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन है अगर कहीं पर, तो क्या सिस्टम एरोमेटिक होगा, नहीं होगा, क्योंकि n की वैल्यू कुछ भी अगर हम रखें तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं रहा ना, तो वो सिस्टम क्या होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक, चलो तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको बताना है कि ये एरोमेटिक नहीं है और क्यों नहीं है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कुछ इस तरीके से, हम देख पा रहे हैं, ये दिया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया है, और तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये दिया है। ठीक, चलो तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहले में हम क्या देख पा रहे हैं कि कॉन्जुगेशन नहीं है। क्या है, जो कॉन्जुगेशन है,
कॉन्जुगेशन नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। ठीक, पहला हमने कर लिया कि कॉन्जुगेशन यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा, तो ये एरोमेटिक नहीं है। दूसरा हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, देखो 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा ना। अगर हम हक्कल रूल को फॉलो करें, देखें, देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर, यानी कि 4n + 2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक, तो n कितने हैं यहाँ पर, n की वैल्यू देखो क्या आ रही है, n इज इक्वल्स टू 1/2। तो n क्या 1/2 हो सकता है? n की वैल्यू तो कोई भी इंटीजर बोल रहा है ना, यहाँ पर 0 1 2 3 ऐसी होनी चाहिए। n की वैल्यू आ रही है ½ तो ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता। सेकंड वाला भी, तो ये भी हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता। अगर हम थर्ड वाला देखें तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4n + 2 इज इक्वल्स टू 8, 4n इज इक्वल्स टू 8 - 2, यानी कि n इज इक्वल्स टू 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्या आ रहा है 3/2। 3/2 भी क्या है, गलत है ना, 3/2 पाई 3/2 तो हो नहीं सकती। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कोई भी इंटीजर होना चाहिए, 0 1 2 तरीके से होना चाहिए। ये 3/2 ये जो पॉइंट में आएगी वो है वैल्यूज, या ये फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, ये तो n हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो है ये थर्ड वाला भी क्या है हमारा, एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। ठीक, तो ये इसीलिए एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करते। दूसरा, यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है, प्लेनैरिटी पूरे में नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो तीनों हमारे पास स्ट्रक्चर दिए गए हैं, तीनों सिस्टम दिए गए हैं, इसीलिए ये एरोमेटिक नहीं है। ये आप अब नोट कर लीजिए इसे अच्छे से। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा और काफी कॉन्सेप्ट आप आज के सेशन में समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता कोई भी क्वेश्चन या परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।